हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। पार्ट 2 के मेन पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ द थ्योरी। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं इस टॉपिक की। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत बताता है कि राजस्व का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण करना है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी खर्चे करती है, सार्वजनिक वित्त के अधीन आकर जो भी खर्चा करती है वे करती है, उसका उद्देश्य गवर्नमेंट का क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण किया जा सके। सेकंड पॉइंट है, यह सिद्धांत सार्वजनिक आय और व्यय की अनुकूलतम सीमा का निर्धारण करता है, यानी कि किस सीमा पर आय और व्यय किया जाए, वो कौन सी सीमा है जिस पर आके समाज पर के लोगों को अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। कितना टैक्स लगाया जाए और टैक्स से प्राप्त होने वाली आय को कितना किस किस मद पर खर्च किया जाए। तीसरा पॉइंट है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत जो है इसके अनुसार सामाजिक कल्याण उस बिंदु पर अधिकतम होता है जहां पर लोक आय से होने वाली सीमांत अनुपयोगिता लोक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। यानी कि ये सिद्धांत बताता है कि समाज का कल्याण उस बिंदु पर अधिकतम होता है जहां पर जितना कि गवर्नमेंट टैक्स से अपनी इनकम को प्राप्त करती है और टैक्स की वजह से जो भी हमें त्याग करना पड़ता है और उसके बाद उस प्राप्त की हुई आय को गवर्नमेंट जब खर्च करती है तो खर्च करने से हमें जो भी लाभ प्राप्त होता है वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब है आय और व्यय दोनों बराबर होने चाहिए, उसी पॉइंट पर सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होती है। अब हम पढ़ते हैं संतुलन बिंदु, किस पॉइंट पर अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। अधिकतम सामाजिक लाभ का संतुलन बिंदु वहां पर होता है जहां पर त्याग और लाभ दोनों बराबर होते हैं। सीमांत सामाजिक त्याग जो कर के कारण होते हैं और सीमांत सामाजिक लाभ जो सार्वजनिक व्यय की वजह से होते हैं। यानी कि जिस पॉइंट पर सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ बराबर होते हैं उसी पॉइंट पर अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। जहां पर त्याग और लाभ बराबर हैं, त्याग जो टैक्स दिया उसकी वजह से होता है और लाभ जो गवर्नमेंट खर्च करती है वे करती है उसकी वजह से हमें प्राप्ति होती है। अब जिस पॉइंट पर जहां पर सीमांत सामाजिक त्याग यदि ज्यादा है किसके, सीमांत सामाजिक लाभ के, तो वहां पर शुद्ध सामाजिक लाभ कम होता है, न्यूनतम होता है। शुद्ध सामाजिक लाभ यानी कि नेट सोशल एडवांटेज NSA। अब इसी तरह से जहां पर सीमांत सामाजिक लाभ ज्यादा है और सीमांत सामाजिक त्याग कम है वहां पर शुद्ध सामाजिक लाभ ज्यादा होता है। यानी कि यदि लाभ ज्यादा है तो शुद्ध सामाजिक लाभ ज्यादा है और यदि त्याग ज्यादा है तो शुद्ध सामाजिक लाभ न्यूनतम है यानी कि कम है। अब शुद्ध सामाजिक लाभ यानी कि NSA को निकालने का फॉर्मूला क्या है कि सीमांत सामाजिक लाभ माइनस सीमांत सामाजिक त्याग। अब हम आपको अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को समझाने के लिए एक टेबल बना के दिखा रहे हैं जिसमें 3 पॉइंट्स हैं। यूनिट ऑफ टैक्सेशन एंड PE का मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर, अमाउंट ऑफ यूटिलिटी गेन ड्यू टू PE, अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस ड्यू टू टैक्सेशन। अब आप देखिए जैसे ये टैक्स और ये PE यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की 1 2 3 4 5 यूनिट्स दिखाई गई, इकाइयाँ दिखाई गई हैं। अब इसकी वजह से जो यूटिलिटी क्या है, आपको पता है कि सीमांत उपयोगिता हास्य नियम लागू होता है। जैसे जैसे कोई वस्तु हमें प्राप्त हो चलती हमारे लिए उसकी उपयोगिता घटती हुई चली जाती है, यानी कि हमारे लिए सीमांत सामाजिक लाभ जो है वो कम होता चला जाता है। तो जब गवर्नमेंट ने पहले किसी भी आइटम में इनकी कीमत पर खर्च किया तो हमें 100 के बराबर यूटिलिटी प्राप्त हुई और जैसे जैसे उधर की तरफ तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा है लेकिन इधर की तरफ वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, कि 100 80 60 40 20 होती जा रही है। थर्ड में जैसे जैसे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है 1 2 3 4 5 कर रही है वैसे वैसे टैक्स से प्राप्त होने वाला सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है। पहले जब गवर्नमेंट ने 1% टैक्स लगाया तो 20% हमारा सैक्रिफाइस हो रहा था। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने 2% बढ़ाया 40%, जैसे जैसे टैक्स की परसेंटेज बढ़ रही है वैसे वैसे सैक्रिफाइस का परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है, 20 40 60 80 और 100। अब हम इनको डायग्राम में देख लेते हैं।
फर्स्ट डायग्राम है हमारा, हमने फर्स्ट डायग्राम में MSS यानी कि इसको कहते हैं MSS को कहते हैं मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, यानी कि सेक्रीफाइस, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, किसकी वजह से होता है सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस होता है टैक्स की वजह से होता है। सेक्रीफाइस जो भी होता है, त्याग जो होता है हमारा टैक्स की वजह से होता है। OX पर यूनिट्स ऑफ टैक्स दिखाया गया है और OY पर MSS यानी कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस को दिखाया गया है। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ाया है वैसे वैसे सेक्रीफाइस का कर्व ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए आप 21 2% बढ़ाया तो 40, 3% बढ़ाया 60, 4 पर 80 और 5 पर 100। अब सेकंड टेबल है जो हमारी, उसके अनुसार हमारा डायग्राम जो है, सेकंड डायग्राम है हमारा, जिस पर हमने MSB यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स को दिखाया है, यानी कि सामाजिक लाभ कितना प्राप्त हो रहा है और सामाजिक लाभ किसकी वजह से प्राप्त होता है? PE यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है, यानी कि सार्वजनिक व्यय की वजह से लाभ की प्राप्ति होती है। OX पर यूनिट ऑफ PE पब्लिक एक्सपेंडिचर की इकाइयां दिखाई गई हैं और OY पर कैसे कैसे मार्जिनल सोशल बेनिफिट यानी कि MSB को दिखाया गया है। जब गवर्नमेंट ने फर्स्ट यूनिट मतलब कि पहली बार खर्च किया था तो कितना परसेंटेज का हमें फायदा हुआ था? 100%, मतलब हमें 100 के बराबर बेनिफिट हुआ था। जैसे जैसे गवर्नमेंट की व्यय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी जो है सीमांत सामाजिक लाभ की परसेंटेज घटती जा रही है। 1 पर 100, 2 पर 80, 3 पर 60, 4 पर 40 और 5 पर 20, यानी कि ये जो कर्व है हमारी नीचे की ओर आ रही है, यानी कि घटता हुआ ये हमारा आ रहा है। क्योंकि आपको पता ही है सीमांत उपयोगिता हास्य नियम जो होता है, जैसे जैसे किसी वस्तु को हम ज्यादा यूज करते हैं हमारे लिए उस वस्तु की उपयोगिता घटती चली जाती है। अब आता है कि किस पॉइंट पर MSS और MSB यानी कि दोनों बराबर होते हैं। MSS तो यानी कि सीमांत सामाजिक त्याग, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, और MSB का मतलब है मार्जिनल सोशल बेनिफिट यानी कि सीमांत सामाजिक लाभ। जिस पॉइंट पर दोनों बराबर होते हैं उसी पॉइंट पर अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होती है। आप ये देखिए SS कर्व है और MSB कर्व है, दोनों E पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं, तो E पॉइंट पर हमें सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होती है। यही हमारा वह पॉइंट है जहाँ पे हमें संतुलन की प्राप्ति होती है। E पॉइंट पर सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक लाभ दोनों बराबर है, यहीं पर अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। अब हम पढ़ते हैं इस सिद्धांत की क्या क्या व्यवहारिक कठिनाइयां, क्या क्या इसके प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है सिद्धांत की। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है डॉक्टर डोल्टन, उन्होंने भी इस सिद्धांत की व्यवहारिक सीमाओं से के बारे में बताया था। वो भी जानते थे कि इस सिद्धांत को व्यवहार में प्रयोग में करना बहुत कठिन है। डोल्टन के शब्दों में यह सिद्धांत सरल, स्पष्ट और दूरदर्शी है, परंतु इसको व्यवहार में प्रयोग करना बहुत ही कठिन है। उन्होंने बताया था कि ये सिद्धांत ठीक है हमें बताता है कि लाभ और त्याग के बारे में, कि जिस पॉइंट पे दोनों आपस में मिल जाते हैं वहां पर अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होती है, लेकिन इस पॉइंट को मापना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सभी के लिए ये पॉइंट अलग अलग होता है। किसी को तो किसी वस्तु से ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, संतुष्टि होती है, और किसी को उस वस्तु के यूज करने पे कुछ भी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती। तो इसके पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक त्याग तथा सामाजिक लाभ के माप की कठिनाई। इनको मतलब मापना सरल नहीं है, मुश्किल है। करों से न केवल लोगों पर प्रभाव पड़ता है अपितु समाज को उसके कुछ लाभ भी प्राप्त होते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसी उपयोगिता तथा अनुपयोगिता को मापना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बचत व पूंजी निर्माण पर इनका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। करों का जो टैक्स है, टैक्स से प्राप्त होने वाली आय को सार्वजनिक हित में प्रयोग कर सकते हैं और जिससे समाज को लाभ भी प्राप्त होता है, किंतु इस लाभ और त्याग को मापना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड पॉइंट है आय और व्यय का संबंध। देखिए सरकारी वित्त व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें प्राय जो अधिकतर जो है खर्चों का अनुमान लगाया जाता है और फिर आय के साधन जुटाए जाते हैं, जबकि हम लोग जो परिवार होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, पहले ये देखा जाता है कि कितनी हमारी इनकम है, उसके बाद खर्चे क्या आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट पहले लगाती है कितना खर्चा करना है, उसके बाद वो आय की प्राप्ति के साधन जुटाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान त्याग और भावी उपयोगिता की समस्या, यानी कि अनेक सार्वजनिक व्यय
भविष्य की योजना को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, जबकि करों के रूप में वर्तमान त्याग की भी तुलना करना मुश्किल ही नहीं, संभव भी नहीं हो पाता है कि किस तरह से हम इसको माप सकें। यानी कि कभी कभी क्या होता है, हमें टैक्स देने पर बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ता है, हमारी क्षमता नहीं होती और हमें टैक्स देना पड़ता है, तो इनको मापना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व क्रियाओं पर गैर आर्थिक घटकों का प्रभाव, यानी कि गैर आर्थिक जो तत्व है उनका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि उपयोगिता और त्याग इनकी माप और इनकी तुलना संभव है तो भी इस सिद्धांत के व्यवहारिक प्रयोग में कठिनाइयां आती ही आती हैं, क्योंकि राजस्व की जो क्रियाएं हैं वो अनेक क्रियाएं जो हैं गैर आर्थिक होती हैं, व्यक्तिगत और राजनीतिक वो उन तत्वों से भी वो प्रभावित होते हैं, यानी कि इन पर और तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। ये जो गैर आर्थिक तत्व हैं इनमें कभी कभी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अर्थव्यवस्था में रोजगार की व्यवस्था तो करती है, कीमतों में स्थिरता भी लाती है, लेकिन इन सब के बाद भी हमें कभी कभी देश के जो बजट है उसको संतुलित करना मुश्किल हो जाता है। अब इस सिद्धांत की इन कठिनाइयों के कारण ही डॉक्टर डॉल्टन ने लिखा है कि यह सिद्धांत सरल है, स्पष्ट है, शोधपूर्ण है, लेकिन इसको व्यवहार में प्रयोग में करना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि हम किसी के लाभ और किसी के त्याग का मापन नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है।